नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा दूसरी इकाई दूसरा पाठ दो लघु कथाएं। इस पाठ की लेखिका है नरेंद्र कौर छाबड़ा। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। देखो बच्चों, पहले हम इस लेखिका के बारे में जानकारी लेंगे। लेखिका का नाम है नरेंद्र कौर छाबड़ा। छाबड़ा जी जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। मेरी चुनिंदा लघु कथाएं यह उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस कथा में से दो कथा आज हम पढ़ने वाले हैं। गद्य संबंधी जानकारी बाद में लेंगे। पहली कथा है कंगाल। किताब में देख लीजिए। पहले हम कंगाल कथा का वाचन करेंगे। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ पर बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करने वाले वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का साहब, 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह पर। मन में अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो बच्चों, पहली जो कथा है कंगाल। इस कंगाल कथा का जो नायक है वह है एक साहब, यानी क्लास 1 अधिकारी। गर्मी की भीषणता को व्याकुल होकर और तपे हुए अंगारों, रातों में लू जैसी लू यानी गरम हवा, उमस यानी एक ऐसा ही वातावरण गर्मी के दिनों का। अभी भी गर्मी के दिन चल रहे हैं। और लीजे यानी क्या, तो हम मराठी में कहते हैं घामाघूम। ऐसे घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए पहाड़ी प्रदेश पर घूमने के लिए अपने परिवार के साथ चला जाता है। और ये जो साहब है उन्हें 2, 3, 4 दिनों में ही सुकून महसूस होने लगता है।
सुकून यानी शांति। क्यों सुकून महसूस होने लगता है? तो बच्चों देखो, प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ बहुत ही अच्छे लगते थे, मन को भाते थे। दीर्घता यानी बड़प्पन सिद्ध करने वाले बड़े बड़े वृक्ष और पहाड़ों की नीरवता, पहाड़ों की ऐसे ही एकांतता और उनमें से शोर करने वाले झरने। इसी कारण यहाँ पर इस नायक को, साहब को मन को सुकून महसूस होने लगता है। 5वें दिन वह शाम के वक्त झील किनारे के लिए टहलने के लिए जाता है और वहाँ पर एक भुट्टे वाला मिल जाता है। भुट्टा यानी मराठी में हम कहते हैं कणीस, मक्याचे कणीस। भुट्टे वाला यानी भुट्टा बेचने वाला, कणीस विकणारा। वो कहता है भुट्टे वाला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भुट्टा, गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया। देखो साहब ने सहज ही भुट्टे वाले को पूछ लिया कितने का है। भुट्टे वाला कहता है 5 रुपए में एक। क्या? हमारे यहाँ 2 रुपए में मिलता है, हमारे शहर में 2 रुपए में मिलता है और तुम 5 रुपए में बिकते हो? अरे अरे, तुम मुझे 3 रुपए में एक भुट्टा दे दो। नहीं साहब, भुट्टे वाला कहता है, नहीं साहब, 5 से कम नहीं मिलेगा। तो साहब कहता है रहने दो और साहब आगे बढ़ जाता है। देखो एकाएक आगे जाने से पैर ठिठक जाते हैं, रुकते हैं पैर और मन में विचार विमर्श होने लगता है। अरे अरे, हम जैसे लोग पहाड़ी प्रदेशों में घूमने के लिए आते हैं, हजारों रुपए खर्च करके अच्छे अच्छे होटलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी मॉल में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम, ऐसे महसूस होने लगता है और उल्टे कदम, उल्टे पैर वो फिर भुट्टे वाले के पास वापिस आ जाता है और 4 भुट्टे 5 रुपए में एक, ऐसे 4 भुट्टे 20 रुपए के खरीदता है। तभी एक मन को सुकून अनुभव मिल जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये पहाड़ी प्रदेश में घूमने के लिए ये साहब जी क्यों आए थे? तो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। वहाँ पर जाकर प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उन्हें सुकून मिल जाता है और यहाँ पर भुट्टे वाले के पास से खरीद कर भी सुकून मिल जाता है। तो बच्चों, कंगाल कथा की लेखिका नरेंद्र कौर छाबड़ा जी जो है, उन्हें हमें इस तरह इस कथा से हमें बोध लेना चाहिए। क्या बोध लेना चाहिए? हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप खरीद करते हैं, सामान ले जाते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन ये जो रेहड़ी वाला है, फेरी वाले हैं या भुट्टे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनके पास जाकर हम क्या करते हैं? 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। ऐसा करना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे हमें यही बोध मिलता है कि हमें यह सोचना चाहिए कि
रेहड़ी वाला हो या फेरी वाला हो, इससे हमें मोल नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, पहली लघु कथाएं हमने पढ़ी है। अभी 2 लघु कथाएं में से नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने दूसरी कथा लिखी है सही उत्तर। पहले हम इस कथा का वाचन करेंगे। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को धूल की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत के बारे में आप क्या मानते हैं? रिश्वत यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियाँ और कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि के इसके कारण सफलता हासिल की जाती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारी ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। देखो बच्चों, इस सही उत्तर यानी इस कथा का जो नायक है, अभी कोरोना का काल चल रहा है, कितने लोगों की नौकरी चली गई है, ऐसे ही फाइलें लेकर कितने युवक साक्षात्कार देने के लिए चले जाते हैं। तो बच्चों, ऐसा ही एक नवयुवक बहुत ही होशियार है, अक्लमंद है, ऐसे ही अपने प्रमाण पत्रों की फाइलें लेकर हर जगह साक्षात्कार यानी मुलाकात ऐसे देने के लिए जाता है। हर जगह जाता है तो असफलता मिल जाती है, नाकामयाब होकर चला आता है। क्यों चला आता है ऐसा? क्योंकि
हर जगह पर भ्रष्टाचार, रिश्वत, इसका बोलाबाल होने के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। बेचारा निराश होकर और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं करता था। कोसना यानी उन्हें घृणा आती थी, सामाजिक व्यवस्था से घृणा आती थी, कोसना यानी घृणा। आज भी लेकिन कोशिश वह छोड़ नहीं देता। तुम्हें मालूम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आज भी वह एक ऐसे ही साक्षात्कार के लिए गया है। अब तक पहले जब कभी साक्षात्कार यानी मुलाकात दे चुका है, वहाँ पर देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी ऐसे तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखने वाला यह नवयुवक असफलता के कारण पूरा गिर गया था। लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं हारी थी, कोशिश करता ही रहता था। तो साक्षात्कार के लिए जो उपस्थित प्रतिनिधि थे, वे उपस्थित प्रतिनिधियों में से एक अधिकारी ने पूछा, अरे भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तो नवयुवक कहता है, अरे भ्रष्टाचार ये तो ऐसा कीड़ा है जो समाज को धूल की तरह खा रहा है। तुम्हें मालूम है, अनाज में भी कीड़े होते हैं और वे अनाज का पीठ बना देते हैं। किसी काम में वह अनाज खाने का लायक नहीं रहता है। वैसे देश के लिए ये भ्रष्टाचार ऐसा ही धूल की तरह एक ऐसा कीड़ा है और हमारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में ले जाता है। युवक कहता है, देश के लिए यह तो कलंक है, कलंक। अधिकारियों के चेहरे पर उनका जवाब सुनकर हल्की सी मुस्कान आती है, उत्सुकता छा जाती है और ऐसे ही तर्क में जो नवयुवक के तर्क है उनमें रुचि पैदा होती है, रुचि, आवड़। और दूसरे अधिकारी भी उन्हें एक ऐसा सवाल पूछते हैं, अरे नवयुवक, रिश्वत के बारे में आप क्या मानते हैं? तो नवयुवक कहता है कि रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे ही विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, आप्त मित्र परिवार को उपहार देते हैं, उसका स्वरूप भी वैसा ही होता है। लेकिन ये जो उपहार देते हैं, ये खुशियों के लिए देते हैं, हमारा कर्तव्य करते हैं, हम इसे आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पर जो रिश्वत होती है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस रिश्वत से रुकी हुई जो कार्य है वो आगे आता है। दबी हुई फाइलें जो है ऊपर आती है, टलती हुई पदोन्नति है वह मिल जाती है और रोकी गई नौकरी भी मिल जाती है। देखो, हम रिश्वत को ऐसे कहते हैं कि समाज के माथे का यह कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा जवाब देकर वो जो नवयुवक है वह निकल जाता है। मन में सोचने लगता है कि यहाँ भी मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली है। लेकिन वहाँ के जो अधिकारी थे वे अधिकारी बहुत ही उनके सही जवाब पर खुश थे और उनका विचार विमर्श होने के बावजूद उस जो नवयुवक है उसे उत्तरों की दाद देती है और उनका उस पद पर चयन हो जाता है। बहुत खुश होता है नवयुवक और वह मन में मन समझा जाता है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें तात्पर्य मिल जाता है कि सत्यमेव जयते।
सत्य का ही अंतिम विजय हो जाता है। धन्यवाद।